प्यारे बच्चों, इस समय आप लोग कैसे हैं? हमको आशा और विश्वास भी होगा कि इस समय आप लोग अच्छे ही होंगे और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना भी है कि आप लोग सदा अच्छे रहें और आप लोग घर में बैठकर डिस्टेंसिंग दूरी बना करके स्वयं कोरोना जैसे महामारी से लड़ते रहिए। और इसी के साथ आप लोगों को मेरा सादर अभिवादन है। और मैं रामजी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलुम रांची, हम आप लोगों के बीच कई वीडियो जा चुकी है और मैं प्रथम पेपर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। प्रथम पेपर में मैंने आपको सेकेंड यूनिट, प्रथम पेपर जो है आपका बाल्यावस्था और उसका विकास, उसमें मैंने सेकेंड यूनिट लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और सेकेंड यूनिट में मैंने वंशानुक्रम और वातावरण, जहाँ तक वंशानुक्रम की अगर हम बातें करते हैं तो उसमें आपको हम 2 वीडियो में मतलब क्लियर कर चुके हैं कि वास्तव में वंशानुक्रम है क्या, वंशाणु की प्रकृति क्या है, वंशानुक्रम के नियम क्या है, उसकी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं और आपको नोट्स भी प्राप्त कराया जा रहा है। अगर मैंने आज आप लोगों के समक्ष वास्तव में वंशानुक्रम के नियम को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिकों ने इसको क्लियर कर दिया, मेंटल के सिद्धांत से भी ये चीज़ें क्लियर हो गई कि वास्तव में वंशानुक्रम है क्या। इसके बाद भी इसमें वास्तव में बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है, उसी वीडियो की बात लेकर आज के सामने हम उपस्थित हैं। और जैसे वास्तव में अगर बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव जो है, कहने का तात्पर्य कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और जो निम्न प्रकार है, या कह सकते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से वास्तव में बालक के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है। अगर मैंने व्यक्तित्व की बातें करते हैं कि वास्तव में वंशानुक्रम से व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, वंशानुक्रम से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसके व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जिसे अगर प्रत्येक पहलू में मैंने प्रथम पहलू को अगर रख रहे हैं तो आ सकता है जैसे मूल शक्तियों का प्रभाव। पहला पॉइंट हम मूल शक्ति लेकर आए। वास्तव में मूल शक्तियाँ है क्या, इससे भी आप लोग क्लियर अगर कन्फ्यूज भी हो कि वास्तव में मूल शक्ति क्या है, तो मूल शक्तियाँ और मूल प्रवृत्तियाँ 2 चीज़ें दोनों अलग अलग हैं। वंशानुक्रम की दृष्टि से हम देखें तो मूल शक्तियाँ और मूल प्रवृत्ति दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर मूल शक्ति, पहले मैंने कहा कि इसमें मूल शक्ति की बात पहले मैं बता रहा हूँ। मूल शक्ति में वो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने मत से अभिव्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में बालक की जो मूल शक्तियाँ हैं सिर्फ उसका वंशानुक्रम ही है। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया, क्लियर भी है। थॉर्नडाइक ने कहा कि बालक की जो मूल शक्तियाँ हैं वह उसका वंशानुक्रम है। तो ठीक है, वंशानुक्रम तो उसकी मूल शक्ति हो गई। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, बातें दोनों आएंगी, दोनों एक साथ भी लेकर चल रहे हैं इस चीज़ को। मैंने वास्तव में मूल शक्तियाँ, अगर मूल शक्तियाँ की हम बात करते हैं
तो एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम आप लोग सुने भी होंगे, मैकडूगल ने मूल शक्ति की बात जब कहा है तो वास्तव में बालक में बोला कि जो मूल शक्तियाँ हैं उससे पहले मूल प्रवृत्ति भी है और उसका संवेग है। पहले दो मान लिया है कि उसके मूल प्रवृत्ति और संवेग। अगर मूल प्रवृत्ति और संवेग की बात करते हैं तो मूल प्रवृत्ति को भी मैकडूगल ने 14 बताया है कि व्यक्तित्व के निर्माण के बाद वंशानुक्रम से जो चीज़ें आते हैं, बालक में जो चीज़ें पाई जाते हैं वह एक तो मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्तियाँ भी 14 होती हैं और उसके आपका संवेग भी 14 होते हैं। तो जब से सबसे फर्स्ट है कि वास्तव में व्यक्ति की जो मूल शक्तियाँ उसका संवेग है। तो पहले मैंने मूल प्रवृत्ति की बातें करते हैं। तो मूल प्रवृत्ति में पहला पॉइंट को हम ले से 14 दोनों में है, 14 में बता दे रहा हूँ। जैसे पहली व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। व्यक्ति में पलायन की ये मूल प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति में होती है, बालक में होती है। और दूसरा आता है कि ईर्ष्यता, जिसे कहते हैं कि युद्ध की प्रबलता। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे में ये चीज़ें सबसे अधिक होती है, युद्ध करने की प्रवृत्ति। किसी एक बच्चे को आप मार दीजिए तो उसका दूसरा बच्चा तुरंत साथ देने का कार्य करने लगता है। एक बालक की मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। और उसमें एक निवृत्ति की ये भी एक मूल प्रवृत्ति है बालक की, निवृत्ति। और जिज्ञासा। तो में जिज्ञासा क्या है? हर बालक में जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर खिलौना है, बच्चे को खिलौना लाए हैं घर में और दो भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक को दीजिए तो एक के ऊपर क्या उसके पास ये जिज्ञासा नहीं रहेगी कि मुझको भी एक खिलौना चाहिए? तो ये भी बालक की मूल प्रवृत्ति है, अच्छी चीज़ ग्रहण करने की मूल प्रवृत्ति है बच्चे में। ऐसी बातें। और अगर कि अगली मूल प्रवृत्ति की हम बातें करते हैं मूल प्रवृत्ति में, तो कहा जाएगा शिशु रक्षा। मतलब शिशु रक्षा माने समझ रहे हैं? शिशु मतलब एक शिशु दूसरे शिशु को वास्तव में रक्षा कैसे करता है, उस बात को उन्होंने स्पष्ट रखा कि वास्तव में ये भी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, शिशु रक्षा बालक। और उसमें है शरणागति माने कि शरण लेने के लिए शरणागति बात है कि शरण, दूसरे को दूसरों का शरण देना, उसमें शरणागति की बात है। बालक में ये चीज़ें आती हैं। कोई बच्चा किसी को मार दिया, दूसरा बच्चा दौड़ से अगर थोड़ा भी उससे मित्रता है तो दर्द करता है, आओ मेरे साथ आओ। तो ये बालक की मूल प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। और अगला उसमें और रखते हैं रचनात्मक। बालक में ये चीज़ें भी सबसे विद्यमान है, रचनात्मक। वास्तव में रचना करने की प्रवृत्ति, किसी चीज़ को बालक को बनाने की प्रवृत्ति उसमें सबसे प्रबल उसकी मूल प्रवृत्ति है। देखिए पहले तो मूल शक्तियाँ की बात सिर्फ वंशानुक्रम, और ये सब वंशानुक्रम के अंतर्गत ही निहित उसकी मूल शक्तियाँ हैं। और उसका क्या है? संचय प्रवृत्ति। अगला है संचय प्रवृत्ति। इसकी मूल प्रवृत्ति में संचय प्रवृत्ति क्या है? मतलब संचय करने की प्रवृत्ति, मतलब इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बालक में विद्यमान होती है। जैसे बच्चों को कोई छोटा छोटा ताशे दे दीजिए तो उस बच्चे ने उस ताश को रख लेता है और उसको फेंकता नहीं है, फिर इकट्ठा करके सुरक्षित उसको रख देता है। ये चीज़ें बालक में संचय करने की प्रवृत्ति होती है। और काम बालक में करने की प्रवृत्ति सबसे प्रबल मानी जाती है। काम एक ऐसा कोई बालक उसी काम के प्रवृत्ति उसमें विद्यमान होती है। और आत्मगौरव, मतलब कि बालक भी ये नहीं सोचता है कि हमारा आत्मगौरव में सम्मान, मेरा सम्मान लोगों के बीच न रहे, समाज में न रहे। बालक ये भी चीज़ सोचता है कि मेरा भी आत्मगौरव बना रहे। जैसे हम लोग हैं, सभी लोग, जैसे मैंने वीडियो आप लोगों के बीच दे रहा हूँ, तो क्या है ये मूल प्रवृत्ति बालक की तो है, लेकिन आत्मगौरव मतलब ये हमको भी लगता है कि ये आत्मगौरव की विषय है। ये अच्छी से अच्छी चीज़ें जानी चाहिए आप लोगों को भी। तो आत्मगौरव उसी तरह बालक भी कोई कार्य करना चाहता है, उसमें भी अपना आत्मगौरव। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलता है, आत्मगौरव की बातें, उसमें क्रिकेट खेल रहा है तो अगर उसके बाल कोई मारा, कैच ले लिया तो जाके दौड़ के खिलाड़ी है उसे पीठ थपथपा दी, बहुत अच्छा। तो इससे क्या मिलता है? उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मगौरव की भावना उसमें विकसित होती है और उसका मन भी और अच्छा लगता है कार्य करने। और दैन्य की बातें, दैन्य माने जैसे दरिद्रता की स्थिति, ये चीज़ें समाज में अक्सर देखने को मिलती है। दैन्य माने गरीबी, ये भी एक लोगों की मूल प्रवृत्ति बालक की है कि गरीबी, कोई बालक गरीब है, कोई बालक अमीर है।
इसीलिए देख रहे हैं ना कि सरकारी स्कूलों में देखिए, अगर अक्सर बातें करते हैं सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ समानता हो जाती है। क्यों? सिर्फ यूनिफॉर्म को लेकर के। यूनिफॉर्म अगर ले बच्चा, क्यों यहाँ वहाँ मतलब कि इन्होंने कि एक समान बच्चा गरीब परिवार से हो चाहे अमीर परिवार से हो, वहाँ वह चीज़ें विकसित नहीं हो पाती है कि बच्चा बहुत धनी परिवार का है। इसलिए यूनिफॉर्म सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक। अब तो पब्लिक स्कूलों में भी हो गए हैं, तो पब्लिक में तो क्लियर है, पब्लिक में जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो आपका गरीब है नहीं, दैन्य माने गरीबी तो उसके अंदर है नहीं। ये अक्सर मान कर हम लोग चलते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे। तो चीज़ें मतलब कि दन्य जो मतलब कि सरकारी, हमें सरकारी से तुलना करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। अगला है भोजन अन्वेषण। वास्तव में भोजन अन्वेषण को हम भोजन की बातें करते हैं। भोजन में ये भी चीज़ें बालक और शिशुओं में विद्यमान आती हैं कि भोजन होता है ना, कि बालक की मूल प्रवृत्ति क्या है। भोजन, जल, मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजन। मतलब हमको भूख लगी है तो भोजन क्या होता है? अगर हमको भूख लगी है, अगर पानी पिलाइए, क्या भोजन, अगर हमको लगी है भूख तो क्या पानी से मेरे तृप्तियाँ हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। इसलिए भूख लगी है तो मुझे भोजन चाहिए, और प्यास लगी है तो पानी चाहिए, ना कि भोजन चाहिए। ये बालक की मूल प्रवृत्तियाँ हैं। और अगला और लास्ट ले सकते हैं कि ह्रास, ये भी उसकी मूल प्रवृत्ति है। हर बालक में, हम लोगों में भी ह्रासिक प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। ह्रास माने थकावट की प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। एक तो मूल प्रवृत्ति 14 गिनवा दी है, और दूसरा बातें मैंने एक मूल प्रवृत्ति बालक की संवेग, तो संवेग में भी 14 उसके रूप है। जैसे मैंने अभी मूल प्रवृत्ति 14 बताए हैं, उसीलिए संवेग में भी ये चीज़ें 14 हैं। तो संवेग की बातें मैं करते हैं तो जैसे आपका पहला संवेग है बालक में भय। क्या है संवेग? क्या है बालक में संवेग? उसका भय है। पहला भय, बालक में भय है। जैसे कभी कभी ये भी चीज़ आता है कि बालक में एक संवेग, भय विकसित कर रहा है और बालक संवेग है। क्रोध, लेकिन कभी कभी ये भी करते हैं आप कि बालक सर्प देखता है, अगर भय रहती सर्प कैसे क्यों नहीं पकड़ पाता, सर्प को पकड़ लेता है बालक। ये इसको ये इतना भय नहीं कि मुझको काटेगा। और भय की स्थिति कब पैदा होती है? जब बालक शैशवावस्था के करीब पार जाने लगता है। उसे लगता है कि शैशवावस्था के लास्ट तक भय की प्रवृत्तियाँ उसमें विद्यमान हो जाती हैं, और इसके पहले तो भय उसमें है नहीं। लेकिन अगर बालक की बातें हम करते हैं तो शैशवावस्था के अंत तक ये चीज़ें महसूस उसको हो जाता है। 4 से 2, 2.5, 3 साल तक तो इस चीज़ों को नहीं महसूस कर पाता है। लेकिन ये बातें जैसे ही शैशवावस्था के करीब लास्ट तक पहुंच रहा है 4-5 के बाद, तो इसमें भय की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। सर्प से डरने लगता है, इत्यादि चीज़ों से डरने लगता है। और क्रोध, बालक में क्रोध, क्योंकि बच्चा को अगर मारते हैं, भूख लगती है तो वो रोता है, तो अपना संवेग कैसे प्रकट करता है? रो के प्रकट करता है। रोना उसका क्रोध है। वो कहता है बच्चा रो के अपने संवेग को वो प्रस्तुत करता है, और माँ उसको समझ जाती है कि वह संवेग, बच्चा रो रहा है और क्रोध कर रहा है। अब बच्चा मारेगा तो है ही आपको, तो ये सब क्या उसके संवेग। और उसमें होता है कि घृणा। घृणा क्या? घृणा को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा छोटा है तो वो मुझसे घृणा कैसे करेगा? एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अगर बच्चा छोटा है तो मुझसे घृणा कैसे करेगा? बच्चा रो रहा है, अगर उसको आप गोद में उठा रहे हैं, अगर मुस्कुरा दिया तो समझ लीजिए कि आपसे घृणा नहीं कर रहा है। अगर नहीं मुस्कुराया तो समझिए कि आपसे घृणा कर रहा है। तो छोटा बच्चा या मुस्कुराहट, रो रहा है, अगर नहीं मुस्कुराने बच्चे देखते हैं, दूसरा बच्चा आप गोद में ली हैं, अगर हम उसको लेने में जा रहा हूँ तो मतलब हमको आत्मसात हमारे में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझसे घृणा कर रहा है। या पहचान नहीं रहा है, तो पहचान नहीं रहा है तो उसके मतलब घृणा है। और आश्चर्य, बच्चा में एक संवेग आश्चर्य भी है। इसीलिए हम कहते हैं भी हैं कि कहीं खुशी संवेग उतना ही संवेग है, दुखी भी उतना ही संवेग है। जितना आप खुशी होंगे वो भी संवेग है, दुखी हो रहे हैं वो भी संवेग है, आश्चर्य हो रहे हैं वो भी संवेग है, वात्सल्य हो रहे हैं वो भी संवेग है। ये सब जो 14 चीज़ें गिना रहे हैं ये सब आपके पॉइंट में है। और विषाद हो रहे हैं वो भी संवेग है, भूख भी संवेग है, निद्रा भी संवेग है, संरचनात्मकता भावना भी संवेग है।
संवेग को हम कभी बहुत सारे संवेग 14 से ज़्यादा संवेग हैं, तो उस आधार पर ये भी डिफाइन किया जा सकता है। और बच्चा एकाकीपन उसका संवेग है। यही बच्चे आपस में खेला, कोई मार दिया, दूसरा कहता हम आपके साथ नहीं रहेंगे, एकाकीपन चला जाता है। ये बच्चा संवेग करके वो आपका साथ छोड़ दिया, ये भी संवेग है। कामुकता भी संवेग है, कामुकता की भाग कहते हैं तो वो भी संवेग है। आमोद वो भी संवेग। श्रेष्ठता की भावना भी संवेग है। और एक हो सकता है आत्महीनता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वास्तव में बालक में आत्महीनता की भावना भी सबसे प्रबल होती है और भी संवेग की दृष्टि होती है। तो इससे आपको मूल प्रवृत्तियाँ 14 गिना दिए और उसका संवेग भी मैंने 14 गिना दिए मूल शक्तियों के प्रभाव के आधार पर। और अगला को हम और इसको जैसे दूसरे पॉइंट के हम ले सकते हैं कि वास्तव में जो बालक की मूल शक्तियाँ का प्रभाव उसका वंशानुक्रम का ठंडाई के अंदर, इतना क्लियर है। अगली बातें और हम इसको कर सकते हैं कि वास्तव में अगला पॉइंट है कि शारीरिक लक्षण पर प्रभाव, मतलब शारीरिक वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे जानेंगे कि वास्तव में ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। तो उसमें स्पष्ट एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम भी सुनोगे, कार्ल पियर्सन का जो मत है, उन्होंने कहा कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक है तो उसके बालक के भी लंबाई कम और अधिक होगी। ये कार्ल पियर्सन जी कर रहे हैं। अगर माता पिता की लंबाई कम और अधिक है तो उसके बालक के भी लंबाई कम या अधिक होती है। अगर शारीरिक दृष्टि से बातें करते थे उसमें मनोसारी गुणों की जो बातें आल्पोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व में, वह मनोसारी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनोखा संयोजन करता है। बालक वातावरण के अंदर है और वह वंशानुक्रम जो है वह वातावरण के अंदर ही पल रहे हैं। उसने शारीरिक स्थिति की बातें की है। उसने भी स्पष्ट रूप से इस बात को शारीरिक दृष्टि से बताया कि अगर बालक माता पिता के अनुसार लंबाई कम है या अधिक हो, लेकिन बालक की लंबाई माता पिता के अनुसार नहीं है, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, शारीरिक दृष्टि की बातें हम करते हैं तो थॉर्नडाइक ने इस चीज़ को भी कहा है, कभी कभी ये भी चीज़ देखने को मिलता है कि मतलब माता पिता कम लंबे हैं लेकिन उसकी संतान शारीरिक रूप से लंबी हैं, हिष्ट पुष्ट है। तो क्या ये वंशानुक्रम नहीं है? इसीलिए उसने कहा कि पैतृक माता पिता के माध्यम से पैतृकों से जो गुण प्राप्त होता है, कहीं पैतृक का गुण उसके शारीरिक रूप में, तो अक्सर उस पर ये चीज़ें सबसे अधिक विद्यमान और डिफाइंड भी करती है कि सबसे अधिक प्रभावशाली उसकी माता पिता का लंबाई कम या अधिक होना ही शारीरिक रूप से स्पष्ट होता है कि माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चे की लंबाई कम होने की संभावना होती है। और उसे अगली कड़ी में और बातें करते हैं हम वंशानुक्रम पर कि बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो उस चीज़ को हम और ले सकते हैं। जैसे प्रजाति की श्रेष्ठता प्रभाव तीसरा पॉइंट है कि प्रजाति के श्रेष्ठता पर प्रभाव, और उसमें एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है क्लीनवर्ग। इसको आप लोग नोट्स भी करते चलिए, जो मुख्य पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट्स भी करते चलिए। नोट्स से ही लगेगा, नहीं तो हम इतना बोल रहे हैं आप एक कान से सुनिए उस कान से निकाल दीजिए, तो ये कोई एजुकेशन नहीं है। ये अच्छे विद्यार्थियों का एक लक्षण है कि टीचर अगर कोई चीज़ें बता रहा है तो उसको आप मुख्य पॉइंट को नोट करते हुए चले। जैसे मैंने अभी बताया क्लीनवर्ग ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें श्रेष्ठता के कारण प्रजाति, उन्होंने कहा कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, मतलब बालक के बुद्धि पर उसकी प्रजाति का प्रभाव पड़ता है, क्लीनवर्ग का। और उसने यही कारण स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर उन्होंने लिया कि अमेरिका की बातें लिया कि अमेरिका की जो श्वेत प्रजाति है वह अफ्रीका के निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है, प्रजाति की बात कहा,
तो अमेरिका की श्वेत प्रजाति वह अफ्रीका की निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। प्रजाति की बात मैंने बता रहा हूँ, क्लियर हुआ ना कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति अफ्रीका की निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठता की बातें उन्होंने जो कि जड़गणना ऐसे नहीं कर दिया कि श्रेष्ठ है, जड़गणना के आधार पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनगणना से और जो प्रवृत्ति अमेरिका के सामने आई थी या आ रही है, वह इस बात का संकेत करती है कि वर्ष 2043 तक बहुमत पूर्ण रूप से तक अमेरिका में श्वेत प्रजाति का बहुमत समाप्त हो जाएगा। स्पष्ट है ना, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसको जनगणना के आधार पर क्लीनवर्ग ने अपना बताया इस चीज को। वास्तव में जनगणना के आधार पर यह जो प्रवृत्ति अमेरिका से आई है वह 2043 तक श्वेत प्रजाति या प्रणाली इस चीज को प्रजाति के रूप में बहुमत उसका समाप्त हो जाएगी। यह अनुमान है वैज्ञानिकों का कि श्वेत प्रजाति की समाप्ति हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया आपको कि वास्तव में श्वेत प्रजाति पर बुद्धि पर कैसे प्रभाव करता है। प्रजाति के आधार पर बुद्धि का प्रभाव दिन प्रतिदिन पड़ता ही रहता है। और इसमें एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं पॉइंट, आपको बालक पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव पड़ता है। अगला है कि व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। पहले इसको आप साधारण भाषा में समझिए। क्या वंशानुक्रम से व्यावसायिक योग्यता से क्या मतलब है? लेकिन है, मतलब है, इसलिए मतलब है, इस चीज़ को हमने भी और कैटल ने, आप भी अपना मस्तिष्क दिमाग से सोचिएगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक कैटल ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि व्यावसायिक योग्यता का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। स्पष्ट कहा है कि व्यावसायिक योग्यता का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। कैसे कैसे इस चीज को मैं स्पष्ट करते हैं। और उन्होंने, कैटल ने ऐसे नहीं कह दिया कि मतलब कि है। एक साधारण बात है, समझिए कि जो जिस क्षेत्र में रहता है उसकी रुझान उधर अधिक होती है। लेकिन कैटल ने उन्हें बताया कि व्यावसायिक योग्यता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट कहा और निष्कर्ष का, अमेरिका का निष्कर्ष दिया। अमेरिका की बातें उदाहरण लेकर गया। उन्होंने 885, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, उन्होंने 885 वैज्ञानिक के परिवारों का अध्ययन किया। ऐसे तैसे परिवारों का नहीं, वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन किया। वह 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करने के बाद वह पहुंचा कि इन परिवारों में 2/5, पॉइंट नोट कर लीजिए, इन परिवारों में 285 परिवारों में वैज्ञानिकों का अध्ययन करके बताया कि इन परिवारों में 2/5 व्यावसायिक वर्ग के, 1/2 उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 जो हैं किसी कार्य में लगे। कितनी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने आपके सामने रखा। और कितनी 885 परिवार का अध्ययन कैटल ने कहा अमेरिका के, और कहा कि उसमें आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किधर है, नोट किए ना कि 2/5 भाग उसका व्यावसायिक क्षेत्र में लगे हैं बच्चे। मतलब क्यों, इसमें पहले बताया कि व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, तो व्यावसायिक योग्यता जिस क्षेत्र में ज़्यादा परिवार की योग्यताएं होती हैं उस पर रुझान जाते रहता है। तो उसने अमेरिका का अध्ययन किया 885 परिवारों के वैज्ञानिकों का, तो उसमें वह पाया कि 2/5 भाग, 2/5 हिस्सा उसका जो व्यावसायिक वर्ग में लगे थे। और उन्होंने और देखा कि मात्र 2/3 उत्पादक वर्ग में, उत्पादन में 2 ये नहीं, उत्पादन की बातें अगर हम करते तो 1/2 भाग उसके उत्पादन क्षेत्र में लगे थे। और केवल 1/4 कृषि वर्ग में लिप्त थे। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया
कि जिस क्षेत्र में अगर वंशानुक्रम का ये प्रभाव कि जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उस क्षेत्र में अधिक रुझान होती है। जिस परिवार में अगर कोई बच्चा अच्छे पोस्ट पर चला जाता है नौकरी करने, तो उसका लोग नकल करते हैं कि इस परिवार में ऐसे लोग हैं, मतलब वो उदाहरण जैसे उदाहरण बन जाता है। आपके गांव में कोई IAS हो जाए, PCS हो जाए, तो आपके परिवार के लोग उसका उदाहरण देंगे कि आप लोग मन देखिए उसके बच्चे IAS PCS हैं। तो सेम वही बातें हैं, जिस परिवार में होते हैं उस परिवार बच्चा को बताने की जरूरत नहीं होती, वो बच्चा स्वयं उसका नकल करने लगता है और अपनी चीज़ों को रखने लगता है। इतना तक क्लियर है। अगला पॉइंट है, उसमें एक है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। बताइए, मतलब कि जो बालक पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव है उसमें सामाजिक स्थिति की क्या बातें आती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को बताया कि ये वंशानुक्रम का ही प्रभाव है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। तो सामाजिक स्थिति में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वेन से, नाम सुने होंगे आप लोग कि बिन सीप महोदय का जो मत था, उन्होंने वास्तव में सामाजिक स्थिति पर प्रभाव की बातें रखा वंशानुक्रम से जोड़ते हुए। बिन सीप ने एक गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक स्थिति की बात हम करते हैं तो अगर परिवार में गुणवान माता पिता हैं, प्रतिष्ठित माता पिता हैं, तो संतान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। करती नहीं है, कर सकती है। लेकिन अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलता है कि गुणवान माता पिता की संतानें गुणवान, प्रतिष्ठित माता पिता की संतानें प्रतिष्ठित होती हैं अधिक हद तक। तब उन्होंने एक परिवार का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा। वह परिवार था रिचर्ड एवर्ड ने, बिनशिप ने रिचर्ड एवर्ड, नोट कर लीजिए, रिचर्ड एवर्ड के परिवारों का अध्ययन करने की बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिचर्ड स्वयं, कितनी अच्छी बात कहा कि रिचर्ड स्वयं गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था। उसने कहा, विनशिप ने, कि रिचर्ड जो था वह गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था। एवं उसने एक है एलिजाबेथ, नाम सुने होंगे, एलिजाबेथ नहीं सुने तो नोट कर लीजिए, एलिजाबेथ, रिचर्ड एवर्ड ने एक एलिजाबेथ नामक जिस स्त्री से विवाह किया था। कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट विनशिप ने लिखा है कि जिस स्त्री से रिचर्ड एवर्ड ने जिस स्त्री से शादी किया था वह स्त्री थी एलिजाबेथ, और वो भी रिचर्ड जैसे गुणवान और प्रतिष्ठित स्त्री थी, विवाह किया था, वह भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशजों ने, मतलब दोनों के वंशज, इन दोनों के वंशजों ने देखिए उस दोनों के वंशजों में तो वास्तव में सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, तो उसमें एक वंशज उसका विधानसभा की बातें का, विधानसभा के सदस्यों, क्या विधानसभा के जो सदस्य हैं तो वो वास्तव में गुणवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा होगा, और नहीं भी हैं तभी आप अगर विधानसभा के अध्यक्ष हो गए तो आप लगेंगे कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है उस पद पर। और कहा कि महाविद्यालयों के अध्यक्षों, उससे जो वंशज पैदा हुए निकले तो उसके परिवार में ये चीज़ें, महाविद्यालय के अध्यक्ष भी थे, आदि के प्रतिष्ठित पद प्राप्त करना एक वंशज, यहाँ तक कि आज तो प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ तक कि उसका एक वंशज अमेरिका का उपराष्ट्रपति बना।
ये तो आपको इतना क्लियर हो गया कि मतलब कि जो प्रभाव पड़ रहा है वास्तव में सामाजिक स्थिति का जो प्रभाव है वो सबसे इम्पार्टेंटशिप ने अध्ययन देकर अमेरिका का क्लियर कर दिया। रिचर्ड एवर्ड का और उसकी पत्नी एलिजाबेथ का, स्त्री जो का, दोनों प्रतिष्ठित थे। और उसने इस बात को अध्ययन करके भी चीज़ बताया कि वास्तव में मैंने जो बातें कहे हैं एलिजाबेथ पर, तो वास्तव में ये चीज़ें वास्तव में एलिजाबेथ थी प्रतिष्ठित, तो न्यायाधीश उसने विधानसभा के अध्यक्ष भी उसके परिवार से, महाविद्यालय के अध्यक्ष भी उसके परिवार से, यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी उसका एक वंशज था। ये वंशानुक्रम का सामाजिक स्तर पर। और अगला पॉइंट है कि चरित्र पर प्रभाव, क्या वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप लोग भी ये चीज़ों को समझ रहे होंगे कि चरित्र पर प्रभाव करने के बाद क्या, जैसी माता पिता वैसी उसकी संतानें, साधारण भाषा में कहते हैं, यही नहीं होता है? ठीक, देखिए इसको एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है डगडेल, नोट कर लीजिएगा, डगडेल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर अध्ययन करके इसको बात बताया, कहा कि चरित्रहीन माता पिता की जो संतानें हैं वह चरित्रहीन होती हैं। उसने ऐसे नहीं कह दिया कि मतलब होती हैं, इस पर भी अध्ययन किया। उसने यह बात सन 1877, नोट कर लीजिए, उसने यह बात, किसने? डगडेल, हाँ डगडेल ने यह बात सन 1877 ईस्वी में ज्यूकस के वंशजों का अध्ययन, एक ज्यूकस मनोवैज्ञानिक, उसके ज्यूकस के वंशजों का अध्ययन करके डगडेल ने कहा, करके सिद्ध की कि 1720 में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाला कौन था? ज्यूकस। पहला था ज्यूकस परिवार का। जन्म कब, न्यूयॉर्क में जन्म कब लिया था? 1720 ईस्वी में। कन्फ्यूज मत हुई कि मतलब 1877 पहले 17, मतलब कि वह यह बात 1877 में प्रतिपादित किया गया और उसका उदाहरण दिया गया, लेकिन वह ज्यूकस जन्म जब अमेरिका में लिया था तो वह 1720 ईस्वी में लिया था। 1720 ईस्वी में ज्यूकस में। ज्यूकस एक चरित्रहीन मनुष्य था, इतना तो क्लियर है। मैंने पहले कहा कि चरित्र पर प्रभाव की बातें वंशानुक्रम से कैसे हम उसको अधिक प्रतिपादित कर सकते हैं, उसने ये बात कहा। और जन्म लेने वाला ज्यूकस एक चरित्रहीन मनुष्य था और उसकी जो पत्नी भी उसके समान ही चरित्रहीन थी, मतलब दोनों चरित्रहीन। तब क्या होगा, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि वास्तव में क्या, ऐसे क्लियर नहीं। इन दोनों के वंशजों के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम सुने, नन मनोवैज्ञानिकों ने, बिनसाफ ने इस चीज़ को बता दिया, डगडेल ने इस चीज़ को बता दिया, लेकिन नन मनोवैज्ञानिकों ने लिखा, 5 पीढ़ियों में लिखा, ऐसा नहीं लिखा। ऐसे लोगों के से जो बालक जन्म लिए तो उसके 5 पीढ़ियों का उन्होंने अध्ययन किया। अब 5 पीढ़ियों को उन्होंने अध्ययन करके बताया कि लगभग 1000 व्यक्तियों में से, स्पष्ट कर दिया नन ने, और 5 पीढ़ियों का अध्ययन करके कहा कि लगभग 1000 व्यक्तियों में से देखा 300 बाल्यावस्था में मर गए। देखिए कितना, मतलब कि जैसी संतानें होते हैं उसके परिवार का क्या हाल है। 1000 व्यक्तियों में अध्ययन करके देखा तो 3000 जो उसके बाल्यावस्था में मर गए, 310 ने, मतलब 310 ने 2300 वर्ष, एकाक वर्ष नहीं, 2300 वर्ष दरिद्रागृह में व्यतीत किए, दरिद्रागृह में उन्होंने जीवन व्यतीत किए। और
और आगे जो आपको 3 चीज़ बता दिया, 300 बता दिया, इसके बाद आपको 310 बता दिया कौन क्या स्थिति 310 परिवार लोगों का, और 440 रोग के कारण उसी वंशज में से 1000 में से 440 रोग के कारण मर गए। 130 और सुनिए 130 वंशों जिसमें से 7 हत्या करने वाले थे। देखिए चरित्र का कितना दोष है। बालक पर वंशानुक्रम के अनुसार चरित्र पर उसका प्रभाव कितना खतरनाक जा रहा है। मतलब कि 130 व्यक्तियों में से 7 हत्या करने वाले थे और दंड प्राप्त अपराधी भी थे। उसी में से दंड प्राप्त अपराधी, और केवल 20 ने कोई व्यवसाय करना सीखा। क्लियर? डेगडेल महोदय का मत ज्यूकस पर दिया 1877 और 1720 दोनों पॉइंट क्लियर, और नन ने इसको और क्लियर कर दिया कि वास्तव में चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं, ऐसा क्यों। ये भी अमेरिका पर क्लियर हो गया आपका पूरा। न्यूयॉर्क का उदाहरण भी दे दिया गया, आप समझ भी लिए होंगे, मुख्य चीज़ें लिख भी रहे हैं, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट है बालक पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव है। ऐसा नहीं कि अगला है कि महानता पर प्रभाव। ऐसा नहीं कि मतलब वंशानुक्रम से सिर्फ दोषर सब निकलते हैं, नहीं, महान लोग भी होते हैं। इसीलिए महानता के प्रभाव की बातें करते हैं। महानता पर प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक है, नाम से भी स्पष्ट है कि वास्तव में महानता है क्या। मतलब कि महान व्यक्ति, माता पिता संतानें महान होगी, माता पिता महान होंगे, इसकी संतानें भी महान हैं। इसलिए कहा कि महानता पर प्रभाव। गाल्टन का मत है कि गाल्टन ने इस चीज को स्पष्ट कहा कि व्यक्ति की महानता का कारण वंशानुक्रम होता है। जैसे कहा ना कि उसके महानता चरित्र का प्रभाव वंशानुक्रम होता है, तो सेम वही व्यक्ति के महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। एक परिवार में कोई बालक महान निकल गया, वैज्ञानिक निकल गया, तो उसका लोग नकल करते हैं और उसका परिवार भी उस श्रेणी में अक्सर अग्रसर होता है, देखने को भी मिलता है। लेकिन अगर और वैज्ञानिकों को बातें करते हैं तो किसी ने जैसे वो भी हो सकता है कि बालक अगर महान है तो कोई पिता महान है तो बालक महान नहीं हो सकता है। तो क्या होता है, क्यों होता है? तो मैंने पहले इसको स्पष्ट कर दिया है कि पिता द्वारा जो गुण लेता है बालक, वह सिर्फ सामान्य गुण ही लेता है, विशिष्ट गुण ले ही नहीं पाता है। ये भी एक क्लियर है कि विशिष्ट गुण अगर प्राप्त कर लेता तो बाबर, अकबर और महात्मा गांधी जैसा उसका वंशज होते। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर वंशानुक्रम महानता पर जो प्रभाव है वो लेना है, एक बालक महान होगा क्योंकि हस्तांतरण ने का लेना है, तो उसने कहा कि ये भी वंशानुक्रम का एक गुण है कि वंशानुक्रम उसके प्रभावित करता है। यह वंशानुक्रम ही नहीं, अब वंशानुक्रम का ही एक परिणाम है कि व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में, बालकों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में विभिन्नता पाई जाती है। ये भी चीज़ें तो क्लियर है कि बालकों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में विभिन्नता पाई जाती है, महानता की बातें होती हैं। जैसे मैंने एक चीज़ को व्यक्ति का कद और वर्ण, ओजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित होती है या वंशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। इतना क्लियर है? 3 चीज़ें बताएं, व्यक्ति का कद, वर्ण, ओजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित होते रहते हैं। लेकिन गाल्टन ने लिखा है, महानता की बातें करती है तो गाल्टन ने इस चीज़ को लिखा है कि महान न्यायाधीशों
कितनी स्पष्ट बात लिखा है गाल्टन ने कि उसमें महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि, यही क्लियर हो जाए कि महानता का प्रभाव वास्तव में है क्या। गाल्टन ने 3 बातें कहा, महान न्यायाधीशों, एक दूसरी बातें उन्होंने राजनीतिक परिवार का लिया कि महान परिवार का, राजनीतिक परिवार का, दूसरा लिया सैनिक पदाधिकारियों परिवार का, फिर साहित्यकारों परिवार का, फिर वैज्ञानिकों के परिवार का, खिलाड़ियों के परिवार का, कि जीवन चरित्र का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इन परिवारों में, इन्हीं क्षेत्रों में, कितनी बातें अच्छी कहा कि इन परिवारों में, इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। देखिए क्या न्यायाधीश जिसके घर हो, और उसका बच्चा क्या, कोई ना कोई परिवार में उस चीज़ का नकल करता है, और ऐसे परिवार में, ऐसे वंशजों में और इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त भी कुछ लोग किए हैं पहले, इसीलिए अन्य लोग व्यक्ति भी हुए हैं, देखने को भी मिलते हैं। ये तो आपका महानता की प्रभाव थी, दोनों चीज़ें बता दिया, क्लियर हो गया। एक पॉइंट उसमें और हम जोड़ सकते हैं, जैसे बुद्धि पर प्रभाव, ये लगभग लास्ट पॉइंट ही है कि वास्तव में बुद्धि, मतलब 8 पॉइंट ने क्लियर करने, 8वां पॉइंट है, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। तब तक हमरा आपको इसमें एक चीज़ और बचेगा, उसको भी बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि की प्रभाव का, कि वंशानुक्रम का बुद्धि पर क्या प्रभाव है, क्योंकि पहले तो क्लियर, मूर्ख माता पिता की संतानें मूर्ख होती हैं, अब बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान होती हैं। लेकिन नहीं, गोडार्ड मनोवैज्ञानिक हैं, नाम नोट कर लिए, गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती हैं। ये भी क्लियर है आप लोग। और अगर ये बातें अगर आ जाएंगी कि कैसे क्लियर है, तो कभी भी देखने को मिलता है कि मंद बुद्धि की माता पिता की संतानें जो होती हैं तीव्र बुद्धि की होती हैं। तो उसको मैंने पहले क्लियर कर दिया है, इसीलिए उसके प्रभाव नहीं, तो पहले अगर क्लियर नहीं करते तो प्रभाव पर बढ़ते नहीं कि बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे होता है, उसको आगे हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, इसीलिए उसको हम पहले क्लियर कर दिए। अगर ये चीज़ें की कभी आप लोगों से प्रश्न आते हैं, सर मंद बुद्धि माता पिता की संतानें तो भी तीव्र बुद्धि की होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को बता दिया हूँ कि यह माता पिता के माध्यम से पूर्वजों से जो गुण हस्तांतरित हो जाता है बालक, उसका प्रभाव बालक पड़ता है, इसलिए वो बालक मंद बुद्धि माता पिता की संतान एक बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं। इसलिए यही क्लियर कर लीजिए, ये क्लियर है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि की माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती हैं। अगर नहीं होती तो मनोवैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, कालिका, नाम नोट कर लीजिए। मनोवैज्ञानिक हैं जिसका मत उन्होंने स्पष्ट करके कहा कि ये चीज़ें क्यों होता है बुद्धि प्रभाव, तब कालिका नामक मनोवैज्ञानिकों ने यह अध्ययन एक सैनिक वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया है, मतलब सैनिक के वंशज का अध्ययन करके सिद्ध किया है, ऐसे नहीं। कालिका जो मनोवैज्ञानिक थे वो सैनिक परिवार के वंशज का अध्ययन करके ये चीज़ें का स्पष्ट किया कि वास्तव में बुद्धि पर कैसे प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। कालिका ने अपने स्वयं पहले एक मंद बुद्धि स्त्री से विवाह किया, फिर कुछ समय बाद उन्होंने तीव्र बुद्धि स्त्री से विवाह किया। जैसे मैंने पहली बातें ये चीज़ें बताया है कि मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि कालिका नामक सैनिक पर, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो वह पहले स्त्री से जो विवाह किया था मंद बुद्धि स्त्री से, तो पहली स्त्री से 480, मतलब 1-2 नहीं 480 वंशजों में से कितनी
स्टैंडर्ड बातें उन्होंने इस बात को कहा कि वास्तव में यह बुद्धि पर प्रभाव जो पड़ता है वो उन्होंने वंशज पहली स्थिति से मंद बुद्धि से जो शादी किया था उसे 480 वंशजों में से 143 जो उसकी मंद बुद्धि की वंशज थी, 143 मतलब 480 में से देखा तो 143 मंद बुद्धि और 46 सामान्य बुद्धि। उसने कहा कि 46 सामान्य बुद्धि की, मत 46, और इतना नहीं 36 अवैध संतानें। देखा इस वंशज में तो 36 उसकी अवैध संतानें भी थी और 32 वेश्याएं में लिप्त। देखिए मतलब मंद बुद्धि की यही कारण है, यही वंशानुक्रम का प्रभाव है बुद्धि पर। और 24 शराबी भी निकले, ऐसा नहीं 24 शराबी भी निकले और 8 वेश्यालय के स्वामी। पॉइंट क्लियर है, नोट भी कर रहे होंगे। और 3 मिर्गी रोग से और 3 अपराधी निकले, 3 मिर्गी रोग से मरे और 3 अपराधी निकले पहली स्त्री से। मंद बुद्धि की देखिए, मंद बुद्धि की ये हालत है। अब फिर उन्होंने दूसरी स्त्री से जो विवाह किया था वह स्त्री तीव्र बुद्धि की थी और उसके 496 वंशजों में से कितना, पहले 480 फिर इसमें बढ़ा दिया 496 वंशजों में से केवल 3 मंद बुद्धि के, मतलब कि उसके वंशज भी ज़्यादा अध्ययन किया, अब मात्र 3 कितने निकले मंद बुद्धि की। ये तो अपवाद के रूप में होता है, ये तो हर जगह होएगा, सेम सब नहीं हो सकते। इसलिए 3 मंद बुद्धि के और चरित्रहीन थे, मात्र 3 की बात उन्होंने कहा। शेष ने व्यवसायिक, डॉक्टरों, शिक्षकों, वकीलों आदि के रूप में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किया। क्लियर हुआ? ठीक, यहाँ तो क्लियर ही हो गया होगा कि 480 और 496 की बातें जब मैंने बता दिया, यही आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 जब निकले इसके मतलब सब अच्छे पद पर ही निकले, शिक्षक भी निकले, वकील भी निकले आदि रूप में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किए। मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ही, जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अगले दिन भी फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।